बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शहरबानो मुशर्रफ। नाज़रीन, आज के मेरे मौजूद मेहमान हैं नीलम हयात मलिक, जो कि MPA भी हैं और रहनुमा PTI हैं। इन्हीं के साथ मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ तारिक महमूद, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून हैं। आज के पॉइंट ऑफ व्यू के इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की हलाकत हेसी पर, और साथ ही साथ हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की यौम तासीस पर जो उन्होंने बयानात दिए हैं और उनके ऊपर रद्द अमल जो अपोजिशन की जानिब से आए हैं उन पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे PDM के सरबराही इजलास के हवाले से, जो कि 29 अप्रैल को दोबारा से बुलवा लिया गया है मौलाना फजल रहमान की जानिब से। साथ हम बात करेंगे तब्दीली, सरकार कुछ नई तब्दीली चाहती है और वो भी किस में चाहती है, इलेक्शन के एक प्रोसेस में वो लेके आना चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो और शफाफ इलेक्शन हो, इस पर बात करेंगे। साथ साथ शाह महमूद कुरैशी ने भारत को फिर से मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मियाँ तारिक महमूद से। सबसे पहले मैं आपसे कोरोना के हवाले से बात करना चाहती हूँ। आप देखें कि किस तरीके से कोरोना ने तबाही मचा दी, और भारत जो हमारा हमसाया ममालिक हैं वहाँ तो शमशान घाट, उनकी कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोरोना ने अपने वार ना किए हों, और वहाँ पे केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना के इस वार को रोकने के लिए हुकूमती हिकमत अमली जो है कि हुकूमत ने पाक फौज से मदद तलब कर ली है, क्या अवाम की ये लापरवाही इस ज़रिए से हटाई जा सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस जो करोना वायरस है इसकी जो सूरत हाल है, इससे आज सारी पाकिस्तानी कौम को इसे सीरियस लेना चाहिए। जो लोग इसे नॉन सीरियस ले रहे हैं उन्हें भी सीरियस लेना चाहिए, इसलिए कि अगर कोई बंदा जो इससे ख़वातीन है या मेल है जो इससे गुज़रा है जी, अगर उससे उसका पुरसाने हाल कोई पूछे तो फिर पता चलता है कि किस मुसीबत से वो बेचारा गुज़रा है। ज़िंदगी मिली है लेकिन फिर भी 2 महीने 3 महीने तक लोग इतने वीक हो जाते हैं कि चल नहीं सकते। मैं अक्सर उन लोगों से जो सेहत याब हुए हैं मुझे मिले हैं तो मुझे काफ़ी परेशानी हुई है। मैं अपने शहर की 2 ख़वातीन जब पिछला था ये कोरोना वायरस का अटैक, उस वक़्त वो हॉस्पिटल में गई, और जो हॉस्पिटलों में आप देखें कोई ये कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं इनके साथ कोई भी आगे हो के हॉस्पिटल वाला या दूसरा इनकी उस तरह मदद नहीं कर सकता कि इनसे वायरस में जो है वो ट्रांसफ़र होता है। इसलिए ये एक इतना अजीब किस्म का इशू है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने की बात या उनके ऐलान करने की बात, सब बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन अब लोगों को खुद ये सोच पैदा कर लेनी चाहिए कि हम अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने साथियों के लिए हम मास्क भी पहने, हम मार्केट में कम जाएं, हम कम से कम आगे बढ़ें ताकि हम खुद इस काबिल हों। जो बाहर के लोग हैं वो भी इसी तरह करते हैं। बाहर तो जो बंदा भी कैमरे में आ जाता है या किसी और जगह पे आ जाता है, अब ये तो नहीं कि हर बात के लिए हुकूमत डंडा उठाए और हुकूमत आर्मी को बुलाए। मैं नहीं समझता। मैं तो ये समझता हूँ कि ठीक है पुलिस काफ़ी है, लेकिन हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए, लोगों को ये मैसेज देना चाहिए, और लोगों को खुद भी। मैं खुद अपनी बात आपको बताता हूँ। एक मस्जिद में मैंने जुमा पढ़ा तो वहाँ पे मौलवी साहब ने कहा फासला रखें, आप परहेज़ करें, और एक मस्जिद में हम गए तो उन्होंने कहा सारे इकट्ठे होकर खड़े हों। अब सबसे पहली बात ये है कि हमें इस लेवल के ऊपर भी अपने लोगों को जब एक आदमी फ़र्ज़ किया वो करेगा दूसरा करेगा, तो इस जो कोरोना वायरस से बचने के लिए SOPs हैं इनके ऊपर तमाम पाकिस्तानी कौम को अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सबको इसके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए और इससे बचना चाहिए। आप यकीन जानिए कि इससे बड़ी मूजी मर्ज़ कोई नहीं। आपने एक देखा है कि इंडिया का एक पुलिस वाला जो ऐलान कर रहा है कि मुसलमानों को दुआएं मांगे कि आपकी दुआएं सुनी जाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि आपकी दुआएं सुनी जाती हैं। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला, जो उन्होंने कश्मीरियों के साथ सलूक किया, हम तो अव्वल इंसानियत के साथ हैं और हमें ये उनके ऊपर दुख भी है, उनके जो अमवात हो रही हैं, लेकिन आप देखते नहीं है कि ये उनका खमियाजा मिला जो उन्होंने कश्मीरियों के साथ किया। देखें बात ये है कि जो जुल्म जी एक वो सारी कौम ने तो नहीं ना किया। मैं आपको एक मुल्क का वज़ीर आज़म है जिसने ये सारा कुछ करवाया जी। अब जो उसके साथ हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं, आप यकीन जानिए ये कश्मीर वाला जुल्म ना किसी को भूला है, ना किसी को भूलेगा, ना किसी को भूल सकता है।
और ना ही जब कश्मीरियों की बात याद आ जाए तो कोई आराम से बैठ सकता है। मैं तो समझता हूँ जब इन्होंने पायलट छोड़ा था हमारी हुकूमत ने, तो आज मिन्नतें करने की क्या जरूरत है शाह महमूद कुरैशी को? कम से कम अपने वजन तो डालते। जब तो इसको गहवारा है ना, चलो तो अमन का गहवारा है तो फिर देखें, तो। फिर बात यह है कि जब अमन का गहवारा बनेंगे तो आप क्या समझते हैं कि आप साहब को अमन से समझा सकेंगे? साहब का काम है लड़ना। दूसरी तरफ से ताली दोनों हाथों से बजती है, हाथ से नहीं बजती, उन्हें भी चाहिए कि मुज़ाकरात के स्टेज पे आएं। शहरबानो, आपका तजर्बा अपनी जगह पे, लेकिन मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं एशिया रीजन में रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, पूरे एशिया रीजन का। और जब भी कॉन्फ्रेंस होती थी, इंडिया वाले पाकिस्तान की बात होती है तो कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्द। आप सोचिए, सवाल ये पैदा होता है उनके ज़हन में हमारे मुतल्लिक दुश्मनी ख़त्म ही नहीं हो रही। और ये कश्मीर जो कश्मीर में उन्होंने लेजिस्लेशन किया, इसका कोई तुक बनता था? पता नहीं वो लोगों को किस तरह अपने आप को दिखाते हैं। और जब एक दफ़ा बात होती है, हम उन्हें कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ होता है। आपने वो भी देखी होगी कि जो USA से एक खातून अफ़गानिस्तान में गई और उसने भी वापसी आके जो उससे बिहेव किया, और उसके बाद उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। देखें, मुसलमान तो हर एक के साथ, उसने मुसलमान की एक हद है, वो ज़्यादती नहीं कर सकता, किसी से जुल्म नहीं कर सकता। लेकिन ये जुल्म इस मोदी सरकार ने जो किया है, ये तो इसे खमियाजा भुगतना चाहिए। हम जो पूरी दुनिया में जो लोग कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, हम ओवरऑल ये कहते हैं कि सबको SOPs के भी ऊपर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला माफ़ करे, अगर हमारे पास कोई दुआ का कहता है तो फिर तो हमारी अपनी एक सोच है। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो उन्होंने दरस दिया है, हमें तो किसी को अच्छाई से मोल्ड करना है। लेकिन जब ये हो कि एक हमारे पाकिस्तान के ऊपर हमला करने आए एक पायलट, और हम उसे बगैर किसी बात के उन्हें दें तो वो चौड़े तो हुए। इसलिए मैं कहता हूँ हमें अपनी जो खारजा पॉलिसी है इंडिया के साथ, उसके ऊपर, जैसे अभी शेख साहब कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे नोटिस में भी हैं, लेकिन आप यकीन जानिए ये कभी भी इंडिया ने हमारे साथ कोई इस तरह का सलूक नहीं किया जो हम उन्हें इसका बदला इस तरह दे। हमें उनका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, और पत्थर से कश्मीर का भी दिफा करना होगा, पाकिस्तान का भी दिफा करना होगा, और पाकिस्तान को मजबूत करना होगा। ये जो वायरस चल पड़ा है, इसके लिए सारी जो हमारी कौम है इसे मुतहद होना चाहिए। हुकूमत की बातें अपनी जगह, लेकिन हमें SOPs का ख्याल रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर हमने इस जगह के ऊपर भी आर्मी को बुलाना है तो इससे बड़ी नाकामी हुकूमत की कोई और नहीं हो सकती। ये अपने बंदे हैं, हम खुद तो कोशिश कर रही है। मैं यहाँ पे अभी नीलम हयात मलिक साहिबा से जानना चाहूँगी। मैडम, आप ये देखें कि आपकी जानिब से, आपकी हुकूमत की जानिब से पंजाब हुकूमत में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने स्पेशल एक अनाउंसमेंट की है कि कोई भी सर्जरी जो होगी वो नहीं होगी, सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में अगर सर्जरी होनी है तो वो हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है। तो ये ऐसा इकदाम आप लोगों ने किया है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि दूसरे मरीजों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। अभी इन्होंने मियां तारिक महमूद साहब ने कहा कि आप लोगों को नहीं चाहिए था कि आप फ़ौज को बुलाएं। क्या आपको लगता है अगर आप फ़ौज की मदद के बगैर आवाम को इस चीज़ पे कायल कर सकते थे कि SOPs पे अमल दरामद करें? क्योंकि आप लोगों की जानिब से जो हिकमत अमली हुकूमत ने इख्तियार की हुई है, आप लोगों ने बारहा कभी टाइमिंग्स को चेंज किया है, कभी स्कूलों को बंद किया है, कुछ ना कुछ आप लोगों ने चेंजिंग की है, लेकिन फिर भी केसेस में इजाफा हो रहा है और अब ऑक्सीजन में जो कमी का खदशा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यास्मीन राशिद साहबा के इस इक़दाम को जो है, जो उन्होंने कदम उठाया, मेरे ख़्याल में एक बड़ा अच्छा कदम है कि एमरजेंसी केसेस जो हैं उसके ऑपरेशन ज़रूर हों, और बाकी जो होता है ना ऑपरेशन बड़ी देर से रुके होते हैं कि जी फिर करा लेंगे जी, तो वो जितनी देर हम दे सकें हमें देना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है उन मरीज़ों के लिए जो कोरोना से मर रहे हैं जी। वेंटिलेटर्स भी कम पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन्स भी कम पड़ रही हैं, और जहाँ तक पाकिस्तान के हालात का अगर हम इंडिया से मुआवजा करें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात उससे बहुत बेहतर हैं, क्योंकि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं ये एक आम, यानी कि वो अपने आप को कभी भी वो नहीं समझते कि जी मैं एक आम पब्लिक से हट के हूँ, अवाम से मैं हट के हूँ जी, अवामी नुमाइंदा समझते हैं अपने आप को। वो हर वक्त जो है लोगों को बताते रहते हैं कि आपकी SOPs पर अमल करें,
खुद जा के वो लोगों को सारा कुछ बताते हैं, और जिसकी वजह से वो दिन रात की वो हंगामी मीटिंग्स और सारा, और फिर वो खुद कोरोना का शिकार हुए, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी। जी। आर्मी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? यस, जब भी कोई मुश्किल सूरत हाल होती है तो हम अपनी पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं कि पाक फ़ौज अपनी जो खिदमात है वो मुल्क के हवाले कर देती हैं। और हमारे मुल्क में हमारी अवाम जो है, एक साइकी है हमारी अवाम की समेत मेरे, कि तरीके की बात समझ ही नहीं आती। ऐसे ही है। जब तक कोई डंडा नहीं चलता तरीके की बात समझ नहीं आती। मैं समझती हूँ कि आर्मी के ज़रिए लोगों को, यानी कि मैं कोई वीडियो वायरल हुई थी किसी मुल्क की, मैं देख रही थी वहाँ शॉपिंग मॉल्स के हर जगह बाहर स्पेशल फोर्स जी। खड़ी की हुई है कि अगर जिसने मास्क नहीं पहना हुआ वो नहीं देखते कि ये कौन शॉपिंग करके अंदर से निकल रहा है, पब्लिक में कोई ऑफिसर है या आम जी। बंदा है, वो सीधा डंडा मारते हैं उसको और कहते हैं कि जी मास्क है तुम्हारा। तो हम बन चुके हैं डंडे की कौम। तो मेरा ख्याल है कि आर्मी का एक इमेज है कि आर्मी से लोग डरते हैं, जी। तो इसलिए आर्मी को लाया गया, वरना खुदा ना खास्ता आर्मी ने भी अपने ही मुल्क के लोगों से जंग करनी है। जी। ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए और SOPs पर अमल कराने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। जी। वरना अगर ये कदम ना उठाया जाता तो खुदा ना खास्ता कि हमारे हालात भी इंडिया जैसे हो जाते। जी। तो इस पर जो है, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। स्कूलों को बार बार खोलना, बंद कर देना, ये लोग मजाक करते हैं। लोग हमें समझते हैं, अपोजिशन पार्टी इस चीज़ को लेके हमें मजाक करती है, हालांकि उनको भी पता है कि सीधे हाथ से सबको, अगर घी जो है वो सीधे हाथ से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली गलती करनी पड़ती है, मजबूरन करनी पड़ती है। जी। तो समझा तो रहे हैं कि SOP पे अमल कर लो, मगर अवाम नहीं सुन जी। रहे। जब नहीं सुन रहे तो फिर अब हमने जो बच्चे स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं उनको हमने बीमार तो नहीं डालना ना। हमारी आइंदा नस्ल है ये, इन्होंने ही हमारे मुल्क को संभालना है, जी। इन्होंने ही कल को हमारा वतन चलाना है। तो क्या खान साहब का या मैनेजमेंट का दिल तो नहीं करता ना कि स्कूलों को बंद कर दो, टीचरों को घर बिठा दो, ऑनलाइन क्लासेस से लेके हर चीज़ होती रही है। मगर जब अवाम बिल्कुल ये समझ आते हैं कि जी ज़रा कोरोना कम होता है, तो ये लोग समझ आते हैं जी कोरोना ख़त्म हो गया है। ख़त्म नहीं होता, बीमारी भी ख़त्म हो जाए तो वीकनेस रहती है, एहतियात करनी पड़ती है। जी। अवाम इस चीज़ को नहीं समझ रहे। एक फैमिली में 10-10 बंदे बीमार पड़ रहे हैं। मेरी अपनी फैमिली में बहुत सफ़र किया लोगों ने, हालांकि SOPs का भी, बट क्या होता है वो बस को मिलने आ गया, वो जी उसको पता भी नहीं कि उसने कैरी जेम्स किए हुए हैं भी, अगर किए हुए हैं या नहीं किए हुए, आपको तो नहीं पता। मैं किसी से मिल रही हूँ, मुझे तो नहीं पता कि मैंने कब जम जो है वो जम जो है वो मैंने कैरी किया। तो अब ये नहीं होना चाहिए कि मैं हरे से हाथ मिला रही हूँ, हरे को गले मिल रही हूँ, क्योंकि मुल्क में कोरोना फैला हुआ है। तो इसलिए ये चीज़ हमको, जो वायरस है वो आपके अंदर जा चुका है या नहीं जा चुका, तो आपने एहतियात किस में करनी है? लोगों को मेल मिलाप में आपने एहतियात करनी है। वो जो SOPs हैं उनका ख्याल तो रखना ही रखना है हर सूरत में। यहाँ पे मेरा आपसे एक और सवाल है कि क्या आप लोग तरजीह देंगे, अगर ये आप लोग SOPs पे अमल दरामद कराने में नाकाम रहते हैं, क्या आप लॉकडाउन को तरजीह देंगे? किसको? लॉकडाउन को। बिल्कुल जी। यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन होगा जिस एरिया में ज़्यादा स्मार्ट लॉकडाउन ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, बहुत से इलाके बंद किए जा चुके हैं, और ये स्मार्ट लॉकडाउन ही हुआ था तो जिसकी वजह से लोगों में ये कोरोना की वबा जो है वो फैलनी फिर कम शुरू हुई थी। लोग मजबूर करते हैं। शहरबानो, अब यकीन करें मेरी बात का, आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं वो ये ऑर्डर करें कि अब पूरे मुल्क को लॉकडाउन करें। ठीक, ये ना करें खुदा के लिए। मैंने कई लोगों को कानों से कहते सुना, कितने कोरोना, कोई नहीं, कोरोना तो है ही नहीं। मैं ये मानती हूँ कि देखें, जिनके इम्यून सिस्टम बेहतर है, देहात में हमारे शहरों की निस्बत कोरोना कम है जी। क्योंकि वहाँ की जो खुली आबो हवा और खुले जो जिस तरह के खाने हैं, और हमारे जिस तरह के कंजेस्टेड एरियाज, होटल्स, पार्टियाँ, लोगों का मेल मिलाप, शहरों में कोरोना ज़्यादा है। तो अब गांव के लोग अक्सर ये कहते हैं कितने वे कोरोना,
हालांकि वहाँ अल्लाह की मेहरबानी सिर्फ इसलिए है कि वहाँ पर हालात हमारे शहरों की निस्बत ज़रा डिफरेंट है। वे ऑफ एग्जाम्पल तो यही है कि मर्दान को भी सारा लॉकडाउन कर दिया गया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं, फैसलाबाद में भी बहुत सारे केसेस आ बहुत चुके हैं। केसेस आए जी। हैं अभी, यानी कि शहरों के शहर बंद हो रहे जी। हैं। अगर अवाम अमल नहीं करेंगे, मैं आप यकीन करें कि जाके बाज़ारों में लोगों का हाल तो देखें। वैसे जी। लोग कहते हैं कि जी गुर्बत गुर्बत गुर्बत, मर गया गरीब। सबसे ज़्यादा ईद की ख़रीदारी, ईद पे कपड़े हमारे नहीं बनेंगे, गरीबों ने ईद पे कपड़े ज़रूर सिलाने, जी। जूते नए बच्चों को ज़रूर लेके देने हैं। मेरी मिसाल है, घरों की जी। मिसाल है, मेरे जी। सर्वेंट्स की मिसाल है। भाई ये कि नहीं बाजी उन मस्जिद नमाज पढ़न जानी है तो उन पुराने कपड़े ना जाइए, ये मुझे जवाब मिला। जी। भाई हमने भी तो पुराने ही पहन के जाना है, इस दफ़ा नहीं जाएंगे या नए कपड़े नहीं बनाएंगे। सर्दियों गर्मियों के कपड़े जैसे हमारे 10 जोड़े बन गए, आप लोगों के 3 जोड़े बन गए, हमने उन्हीं 10 में से 2 संभाल लिए कि ये हम ईद पे अब पहन लेंगे। तो हुकूमत की जानिब से एक ऐलान किया हुआ कि सब लोग जो हैं वो पहले ही ईद की शॉपिंग कर लें, क्योंकि मुतवक्के है कि लॉकडाउन लग जाए। दूसरी जानिब हमने बिलावल साहब का एक बयान सुना भी है, और उन्होंने अपना बयान दिया है कि इमरान खान साहब जैसा वज़ीर आज़म जिन्होंने खुद एहतियात नहीं की, वो क्या आवाम को एहतियात करने का कह रहे हैं। तो इस पर भी बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है उन्हें, आप इस पर क्या कहेंगी? इस पर मैं यही कहूँगी कि लुक हुई स्टॉकिंग, उनके घर में क्या हुआ जी। फिर जरदारी साहब को कोरोना क्यों हुआ था। जी। बात यह है कि ये भी तो अपने अवाम को कहते हैं ना जी, बचे 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 बचे, तो हम भी फिर कहना शुरू हो जाए कि जी खुद तो बचे नहीं और दूसरों को क्यों नसीहत कर रहे हो। जी। तो बात ये तो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, जिस तरीके से जा के लोगों को मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि वो घर बैठे हों। तो अल्लाह की तरफ से उनको हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ठीक भी हो गए। और मैं समझती हूँ कि इस तरह के लीडर्स, नाम वाले लीडर्स को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। ठीक हो गया। और यहाँ लेके शहरबानो आपकी जी। फिर एक छोटी सी बात आगे बढ़ाऊंगी जी। जी। कि इनके ये जो नून लीग के कई लीडर हैं, सो कॉल्ड लीडर, जैसे मरियम औरंगज़ेब ने उठकर जिस तरह गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की वज़ीर आज़म के बारे में, आपके ख़ानदान के बारे में सबको पता होता है ना, तो आप क्यों बताते हैं कि आप किस ख़ानदान से हैं? जुबान पे कंट्रोल चाहिए ना जी। ये इस तरह की बात अभी हम इस जाने भी आएंगे उन्होंने क्या बयान दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान के हवाले, उनके अपने रद्द अमल में क्या उन्होंने बयान दिया है। मैं यहाँ पे आवाम से ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लोग एहतियात करें। एहतियात करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप इस बीमारी से अल्लाह ताला आपको इससे बचाए रखेगा। यहाँ पे मैं मियां तारिक महमूद साहब आपसे जानना चाहती हूँ कि जब योम तासीस वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी का था 25वां, तो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने उसमें खिताब करते हुए बताया कि जब उन्हें हुकूमत मिली तो आप लोगों की जानिब से जो 2 हुकूमतें गुजरी हैं, उन्होंने इतनी करप्शन कर चुके थे कि हमारा ख़जाना खाली था, हम हर तरह से तबाह हो चुके थे। उन्होंने एक अहम बयान भी दिया कि वसाइल से नहीं, जो कौम है वो या पाकिस्तान जो है वो करप्शन से तबाह हुआ है। तो अब आप क्या कहते हैं कि आप लोगों ने ऐसी क्या करप्शन की, हम पे कैसे कर्जे चढ़ा दिए जो सूद के साथ अब अदायगी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अदा करनी पड़ रही है। तो आप लोगों ने क्या कारकर्दगी की थी और आप उस दौरे वक्त में क्या कर रहे थे? क्या सिर्फ कर्जे लेने का आप लोगों का टाइम था वो, कि आप लोग हमारे पे सूद के साथ कर्जे चढ़ा दें, हमें नीचे दबा दें, लीज पर हमारी चीज़ों के साथ आप तरक्याती काम करते रहे, तामीराती काम कर रहे थे? तो अब आप क्या जवाब देंगे आवाम को? देखें, बात यह है कि अभी इमरान खान ने कुछ नहीं किया जी। कोई उन्होंने बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लिया। प्रोजेक्ट्स तो उनके बहुत सारे आए हैं और वो पहुंचेंगे भी। अब ज़रा बात मुझे कर लेने थे, मैंने जी। आपकी बातें सुन ली हैं, जी। ज़रा जो आपकी बातों का जवाब है वो भी लें। जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रोजेक्ट वो लेके आए हैं, जी। अब सवाल पैदा होता है कि अभी तक तो वो ये कहते हैं कि हम पिछले कर्जे उतार रहे हैं। जी। आप देखिए और आप सोचिए, क्या आज 35,000 अरब मुल्क के ऊपर कर्जा हो गया है। जिस दिन से इमरान खान साहब बैठे हैं, पिछली हुकूमतों में सबसे ज़्यादा कर्ज इन्होंने ले लिया और बनाया भी कुछ नहीं। जो कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून की इतनी देर हुकूमत रही है, इस मुल्क में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सिर्फ 9 साल रही है। और 9 साल अभी भी आप कह रहे हैं 9 साल मैं जो आपको ठीक है। कह रहा हूँ, आप सिर्फ नहीं मैं कह रहा, मैं जी। फिगर बता रहा हूँ। जी। जी। उन 9 सालों में हमारे तरक्याती काम देख लें और 9 सालों का कर्जा भी देख लें और 9 सालों के सारे अखराजात, पाकिस्तान की इकानमी किस तरह स्टेबल थी, पाकिस्तान के जो ज़खायर थे वो कितने थे। मैं आपको इसके ऊपर फिगर बता सकता हूँ कि जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी, पाकिस्तान के ऊपर कितने कर्जे थे। जब PMLN 2018 में हमने दी और 2013 में हमने लिए, उस वक़्त कर्जे कितने थे, और 2018 से लेकर अब
2021 जा रहा है, अब कर्जे वो सारे अदायगी आप लोगों ने कितनी की है, आप ये बताएं ना। मैं ये तो थे आपने, अदायगी नहीं, कितनी देखे, की आपने? मैं आपको बताता हूँ, ये फिगर जी। मैं आपको बता देता हूँ। ये किस्तों में होता है। जी जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके, आज पाकिस्तान के बैरूनी और अंदरूनी कर्जे जी वो डबल हो चुके हैं इनके दौर में, इसलिए कि इनके पास सबसे पहली बात है, आप हकीकत की तरफ जाएं। हम अगर यहाँ बैठ के भी हकीकत की बातें नहीं करेंगे, हम एक दूसरे का ख्याल रखने की कोशिश करेंगे, वो अपनी जगह पे ख्याल भी रखना है। बड़ी अच्छी बातें की हैं कि इज़्ज़त का भी, हमने अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल रखना है, जितने लोग बैठे हुए हैं सब की इज़्ज़त का ख्याल रखना है। अभी जो मुल्क का वज़ीर आज़म, जिसने क्या लोगों, वो अगर जो कहते हैं सिलेक्टेड हैं, तो अगर लोगों से वोट लिए हैं तो लोगों को थ्रेट कर रहा है मुल्क का वज़ीर आज़म के, मैं फ़ौज को बुलाऊंगा कि आपको SOPs पे अमल कराएं। तो कौन सा फौज को बुला के उन पे नहीं, गोलियां आप चढ़ा ये दी हैं? बात, तो आपकी बात ही अजीब नहीं बात बनती है। ना। मैं आपको, वो तो उन्होंने आसन इकदाम किया कि चले कोई ना कोई सुनेगा भी देखिए, सही ना। मेरी पुलिस पर भी इतने मेरी हमले बात हुए, सुने, हम सवाल, क्या अभी आप बात करें सर, सवाल फौज को ये बुलाना तो पैदा, इस मामले में आता ही नहीं है, ज़माने में सवाल आता ये ही नहीं। पैदा होता है फौज थोड़ी कि दुश्मन अवाम की। जब इनके पास हुकूमत थी और उस वक़्त ये अपोजिशन में थे, तो इनको भी तो 126 दिन का धरना किसी ने बर्दाश्त किया था ना, फिर उनको सलाम पेश करें ना कि वो धरने तो बहुत आप अच्छे लोगों ने थे। भी दिए, पीडीएम ने भी हमने दिए, क्या सब धरने बर्दाश्त दिए? हुए, अभी सब तो, चल रहा था। अभी अभी आपकी पीडीएम की तहरीक भी टूट गई। इस जानिब तो मैं आऊंगी, पहले आप ये बताएं मैंने कर्जे आपने आपकी अदायगी कोई कितनी ना की है? निकाल लेनी है, वो जी, जो जी। नहीं नहीं मैं निकाले, आपसे सिर्फ, मैंने खुद नहीं, निकाले फैक्ट्स, मेरी फिगर्स बात के सुने, बाद साथ बात करने में अच्छा होगा, मजा मैं आएगा। आपको फैक्ट्स पे जी। बात कर रहा हूँ। अब जी। सवाल पैदा होता है जी कि किसने कहा इन्हें कि 50 से ऊपर लोगों की कैबिनेट बनाएं, और कैबिनेट के अखराजात देखें कितने हैं ज़रा। किसने इन्हें कहा था कि जब ये प्रोविंशियल असम्बली बनेगी तो सबसे पहला बिल ये आएगा कि MPAs की तनख्वाहें डबल होंगी? किसने इन्हें कहा था? ये इनके अपने नारे हैं। आप इन बातों की जो फजूल खर्ची है या मुल्क के साथ जुल्म हो रहा है, मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ, आप देखें ये कितनी बड़ी इनकी काबीना है। ये मुल्क के साथ ज्यादती नहीं। इन्होंने तो कहा था मैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान तारीख की सबसे बड़ी काबीना है वजीरों की फौज। आज देखिए ये अखराजात इन्होंने कम करने थे, जो अखराजात ये बढ़ा रहे हैं आए दिन। मैंने आपसे सिर्फ ये गुजारिश की है कि मुल्क का वज़ीर आज़म अवामी वज़ीर आज़म होता है, अवाम के साथ उसका रिश्ता होता है। कभी भी उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे लोग ये समझे कि हमें डराया जा रहा है। ये बात ठीक है, आपके पास कानून है, आप किसी जगह पे जाएं बतौर एंकर, आप चुपके से किसी चौक में खड़े हो जाएं और पुलिस वालों को देखें वो मास्क के बजाय जो कुछ कर रहे होंगे लोगों के साथ, मोटरसाइकिलों वालों के साथ। अब अगर ये फेल हो गए हैं पुलिस को इस्तेमाल करने में, हमारी सूबाई हुकूमत बिल्कुल उन्हें समझ नहीं आती। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, सर सिंध हुकूमत ने भी डिमांड किया, नहीं वो सिंध हुकूमत, उन्होंने भी कहा कि फौज हमें भी दे दी जाए, हम भी चाहते हैं कि फौज तैनात हो। वो जो सिंध वाले सभी नाकाम हुए ना, फिर वो तो सूबाई नहीं सभी। देखिए बात ये है, जी। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या जितने हमारे पास वेंटिलेटर थे हमने मुल्क की सूरत हाल देखते हुए कितने खरीदे हैं? मेरे पास तो फिगर हैं, जितने थे उतने के उतने ही हैं। मरीजों की जब तादाद बढ़ती है फिर वेंटिलेटर, मेडिसन, फिर हॉस्पिटलों को खुला किया जाता है, फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको ठीक किया जाता है। इनके पास लंगर खानों के अलावा कोई और एजेंडा है जो ये देते हैं? सिर्फ ये है कि सारी कौम को भिखारी बनाने। अभी ये भी नहीं पता कि लंगर खाना कहाँ से नहीं, वो बस यही बात है ना, आपको सिर्फ अब ये है, यही तो जानना चाह रही हूँ कि आप किस तरफ हमें लेके जा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ अदायगी कितनी हुई है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल कर्जों की है, वो जितने कर्जे पहले थे जी, उससे अब इस 2.5 साल से ऊपर जो अरसा गुजरा है, काम ना करने के बजाय, एक वेंटिलेटर ना खरीदने के बजाय, आप देखें ये बैठे हुए हैं नीलम साहबा, आपको खुद बता देंगी क्या आज सूबे की वो हैसियत है, सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की, सूबे में जो डेवलपमेंट है उसकी, सूबे में हेल्थ की, सूबे में एजुकेशन की, जो शहबाज शरीफ के दौर में थी। एक आदमी को उठा के जेलों में डाल के क्या मिला इनको? अब तो रिहा हो गए हैं, रिहा हो गए हैं, तो उसके उनकी सामने तो रिहाई भी एक मौमा, एक हिस्ट्री का हिस्सा बन गई है शहबाज शरीफ की रिहाई भी, कि उनको पहले उन्होंने दी रिहाई, एक ने कहा नहीं देनी जस्टिस ने, उसके बाद अब जाके उन्हें मिल गई रिहाई। ये देखें, ये जजों के अपने फैसले हैं, उनकी मर्जी सबसे पहले है कि मेरिट है, एक बंदा समझता है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या इन्होंने जो 200 अरब बाहर से लाने थे वो, और जो इन्होंने पाकिस्तान से रिकवर करने थे, कर लिए?
इसका जवाब सही दें जवाब। देखिए ये तो रमजान है। अभी बैठी है ना, हम उनसे नहीं, पूछते सही- हैं पूछे नीलम ना हयात उनसे साहिबा क्या से, अभी हम पूछते क्या हैं, रिकवरी आपके की सामने है। हो जाएगा, आपको इसलिए मेरे बताया है। 2-3 आप सवाल लोग- हैं। जी क्या इन्होंने ये जो इस इतनी बड़ी मुसीबत के साथ निपटने के लिए इन्होंने क्या किया? कोई वेंटिलेटर बढ़ाए, कोई हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन थिएटर हैं वो बढ़ाए, या हॉस्पिटल में ऐसी कोई मेडिसन जो वैक्सीन आ रही है वो भी आप अपनी आबादी के लिहाज से कम है। मैं समझता हूँ फौरी तौर पे वैक्सीन और आनी चाहिए ठीक है और मुल्क में हर बंदे तक वैक्सीन पहुँचे। जी मैं यूएसए में किसी से मेरी बात हो रही तो मैंने कहा अब वहाँ के क्या हालात थे? कहते हैं काफ़ी कंट्रोल है। मैंने कहा कैसे कंट्रोल हुआ? वो कहते हैं वैक्सीन से हुआ। ये वैक्सीन मैं नहीं समझता कोई गलत तरीके से लगा रहे हैं, अच्छे तरीके से लग रही है। जो अच्छी बात होगी मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन और ज़रूरत है कि वैक्सीन आप जितनी जल्दी हो जी। सकता है लोगों को दें ताकि ये इस बीमारी में ठहराव आए। ठीक है इसके बाद मैं ये भी ज़रूर कहूँगा जी कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को अपनी हद तक जी ये सूबाई हुकूमतें या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर इस मसले का हल इन्हें निकालना चाहिए। ये बातें हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर निशान है कि वो कहें कि आज इस बात के लिए भी हम पब्लिक को जी। के लिए भी फौज को बुलाएं। फौज अपनी जगह पे हल ठीक है, हम इज्जत निकालते करते हैं। फौज को बुलाते अभी हैं, आप वो भी मैडम अपने आपसे बुला- मैं पूछने लगी थी कि इनके आपके ऊपर आपसे सवालात ये हैं कि आपकी पार्टी बहुत बड़ी काबीना बना के बैठी हुई है, एमपीएस की तनख्वाहें ज़्यादा हो गई हैं, और तीसरी इनकी जो बात थी कि आप लोगों ने फजूल खर्ची बहुत की है। अब आप इसका जवाब आप दें। देखिए जी, ये जो कैबिनेट का बात कर रहे हैं कि जी जी। 50 लोगों की कैबिनेट बना के भेजे हुए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के एक एक वजीर ने 7-7 वजारतें नहीं पकड़ी हुई, एक एक वजीर आला ने 14-14 वजारतें नहीं अपने घर में रखी हुई। जी। उनकी वजारतें वजीरों को दी गई हैं और वजीर काम करते नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला जवाब तो ये है। पहले क्या होता था, यानी जो हमारे वजीर आला साहब थे शहबाज शरीफ, कितनी वजारतें थी उनके पास, ये जी। जवाब दें क्यों थी? सारी तनख्वाहें उनके खाते में जाती थी। जी। क्या वो सारे वजीरों का काम कर लेते थे? जी। अब अगर हर वजीर को उसकी वजारत दी गई है, उनसे काम लिया जा रहा है, और ये जो आपको बार बार वजीर बदलते नजर आ रहे हैं, जबकि वजीर काम नहीं करता तो उसका या तो महकमा बदल दिया जाता है या उसकी जगह नए वजीर ले। ये क्यों सारा कुछ होता है? सारा कुछ इसलिए होता है कि हमारे मुल्क का मिजाज बहुत बिगड़ चुका है। हमारे मुल्क में पिछले 76 जितनी देर पाकिस्तान बने को हो गए, लोग समझते हैं कोई पूछ नहीं है जी। कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। पहला वजीर आज़म है हमारे मुल्क का, पहला लीडर अल्लाह ताला ने हमें अता किया है जिसने लोगों पर करप्शन पर हाथ डाला है। जब करप्शन पर हाथ डाला है तो इन लोगों की चीखें निकल आई हैं। तो बात यह है कि ये जो इस तरह के बयानात देते फिरते हैं जी, तनख्वाहें क्यों ज़्यादा की, फ़लाँ क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये जो भी हो रहा है टू द पॉइंट हो रहा है। और मैं नहीं समझती कि ये तनख्वाहें बढ़ाने से या वज़ीर बढ़ाने से ये इमरान खान साहब को ख़ुद कोई जेब में उनकी चीज़ें जा रही हैं, ये लंदन में उनका ऑटोमेटिक एक फ़्लैट बन जाता है ऐसे कमल उठाने के, अच्छा मैं वज़ीर बन गया, ये लोग फ्लैट मिल गया तुम्हें लंदन में। ऐसी बात नहीं है जी। हमें खाते दिखा दें, अपने भी खाते खोल लें, 2.5 साल के खाते पीटीआई के भी खोल लें। आप हमें बताएं कि किस वज़ीर ने, या अगर हमारा कोई वज़ीर करप्शन करता है, सबको खान साहब एक नज़र से देखते हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने बात करते थे तब अपने जहांगीर तरीन को क्यों नहीं पूछते? जहांगीर तरीन का मामला तो आप लोगों पे बहुत ज़्यादा जहांगीर जहांगीर तरीन को क्यों नहीं पूछते? बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था। अब अगर जहांगीर तरीन साहब को भी नेट में लाया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला वो सुरखरू हो गए तो वो सुरखरू हो जाएंगे। लेकिन इस पे एक बयान आया ना, देखिए नीलम साहिबा, यहाँ पे मरीम नवाज का एक बयान आया कि आपकी पार्टी जो है ना, जहांगीर तरीन की जो साथ इत्तेहादी हैं, वो आपकी पार्टी को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि बैकडोर जो है राब्ते चल रहे हैं उनके साथ। ये तो आप क्या कहते हैं कि पीटीआई टूट जाएगी? ये बात है कि जब से पीटीआई बनी है जी, तब से ही इसको तोड़ने की बातें कर रहे हैं। जी, जब से वजीर आज़म आए हैं तब ही उनको घर भेजने की बातें कर रहे हैं, कभी पीडीएम की सूरत में और कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बात यह है कि अपोजिशन का काम है इस तरह के बयान देना और गवर्नमेंट का काम होता है इनको भुगतना। जी, हम भुगत रहे हैं, वो बयान देते जाए, हम काम करते रहेंगे। बाकी सारों को पता है कि कौन घर जाएगा, अवाम को भी पता है कौन घर जाएगा। और जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब के लोगों का साथ का ताल्लुक है, जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो ये जमहूरियत का हुस्न भी है कि कुछ लोग इधर जाके खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग उधर जाके खड़े हो जाते हैं। उससे ये है कि खान साहब जो है, वज़ीर आज़म साहब जो हैं, वो
कभी भी किसी के दबाव में नहीं आएंगे। और जो जहांगीर तरीन साहब हैं, हम उनको अपनी पार्टी का आज भी एक हिस्सा समझते हैं। जी। उन्होंने बड़ा सर्व किया है पीटीआई के लिए, और जो भी उनके बारे में फैसला होगा वो उन्हें भी कबूल होगा, वो हमें भी कबूल होगा। ठीक। ये लोग पहले कहते थे जहांगीर तरीन को क्यों नहीं पूछते, अब जहांगीर तरीन को पूछा जा रहा है, तो अब ये ऑफर कर रहे हैं जहांगीर तरीन को कि हमारे साथ आके शामिल हो जाओ। पीपल्स पार्टी ऑफर कर रहा है हमारे साथ आके शामिल। अब जहांगीर तरीन साहब ठीक हो गए हैं, जो आप कह रहे हैं कि हमारे साथ आके शामिल हो जाओ। इनकी बातें अवाम भी समझ रहे हैं, इनकी बातें हम भी समझ रहे हैं। ये लोगों को जिस तरह उकसा रहे हैं, होगा वही जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। खान साहब कभी भी अपनी सीट को नहीं देखेंगे। खान साहब के सामने सबसे पहले उनका अपना मुल्क है, उसके बाद उनकी सारी वज़ीर आज़म और जो उनके पास चीज़ें हैं। ठीक है, ये वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान जो उन्होंने योम तासीस पे दिया, उन्होंने कहा कि मैं बहुत मुतमईन हूँ 2.5 साल की कारकर्दगी पर। इस पे मरियम औरंगज़ेब ने एक रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, तुम्हें फ़ख्र नहीं होना चाहिए, तुम आटा चोर चीनी चोर हो, और तुम किस तरह कह सकते हो कि तुम्हें फ़ख्र है, मुतमईन हो तुम। आप इस बयान पे क्या देखते हैं, कैसे इस देखते हैं बयान उनके पे जी रद्द-ए-अमल मैं उनकी जहनीत पे जी। अफसोस ही कर सकती हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि आप क्या जब जुबान या मुंह खुलता है तो आप पता चलता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी। तो बात यह है कि इस तरह की बातें वो कर गई हैं। मैं नहीं समझती कि मुझे मेरे लेवल की है ही नहीं मरियम कि मैं उसके किसी भी सवाल का मैं जवाब दूं। हम समझते हैं बोलती हैं, बोल के चुप हो जाएगी, बात खत्म। क्या क्या किया इन्होंने पीडीएम को लेके, कितनी शर्मिंदगी इनको उठानी पड़ी, मगर शर्मिंदगी आंख में होती है, शर्मिंदगी आपके किरदार से होती है। कभी किसी ने ये जो मरियम औरंगज़ेब के अलावा जो मरियम सफदर साहबा है वो किस तरह नकलें उतारती थी पीटीएम का, हमें तो शर्म आती है कि उनकी भी नकल हम उतारे। तो बात ये है कि अल्लाह ताला देख रहा होता है, सच को आँच नहीं होती, हमेशा हक की फतह होती है। इनकी घटिया बयानात देने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना काम कर रहे हैं और करते जाएंगे। नीलम हयात साहब, एक और सवाल है मेरा आपसे कि मरियम नवाज़ ने बयान देते हुए कहा है कि ये कुछ भी कर लें, मुझे प्लेट में भी रख के देंगे ना टिकट के तुम बाहर चली जाओ तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, ये खुशी मैं इनको नसीब नहीं होने दूंगी। अब ये आप उनका बयान कैसे देखती हो? ये कहना चाह रहे कि आप लोग एनआरओ दे रहे हैं। जी मैं फिर ये बस मेरी हंसी ही उसका जवाब है, मैं कोई भी इस सवाल का जवाब देना ही नहीं चाह रही। ये जब इंसान को पागलपन के नजदीक हो जाता है ना, तो उसके मुंह से जो निकलता है वो बोलता चला जा रहा है। इन पर पड़े हुए पागलपन के इनको डले हैं हाथ। ठीक है, तो इसलिए इन किस्म के बयान, क्योंकि उन्होंने कहा बनी गाला तुम हमारा घर तोड़ने आ रहे थे, घर तोड़ना इतना आसानी, पहले नोटिस तो देते। क्या ये उस पर रद्द अमल है उनका? जी बस ये इस तरह के रद्द अमल करते रहेंगे और हम इनको बर्दाश्त करते रहेंगे। हम इनकी बातों का, इस तरह की घटिया बातों का जवाब देना हमारी तौहीन है। ठीक है, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहूँगी मियां तारिक महमूद साहब कि पीडीएम का जो सरबराही इजलास 29 अप्रैल को मौलाना साहब ने बुला लिया है, इसमें आपको बुलाया गया, नून लीग सरकार को ये नहीं बुलाया गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी को और एएनपी को नहीं बुलाया गया। तो आप कैसे देखते हैं, अब आपकी पीडीएम की तहरीक कैसे चलेगी? सबसे पहले मैं कुछ बातें, जो आपने इतनी बातें की हैं, मैं उनमें कुछ ये कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, आप रद्द अमल दें। मैं रद्द अमल मेरा सिर्फ इतना ही है कि हम जितने पार्लियामेंट में बैठने वाले हैं जी, चाहे वो प्रोविंशियल में है, चाहे सेनेट में है, चाहे मरकज़ में, नेशनल असम्बली में जी, हमें पार्लिमानी ज़बान में बात करनी चाहिए। हमें हमारी बर्दाश्त को देखकर लोग बर्दाश्त करेंगे, हमें लोग देखकर उससे सबक सीखेंगे। मरियम औरंगज़ेब की पार्लिमानी ज़ुबान थी, पहले आप उस पर तबसरा कर पहले मेरी बात सुन लेना ज़रा। देखें शेख रशीद की पार्लिमानी ज़बान है, जिस तरह वो करते हैं, आप देखें इन बातों के मेरे पास तो बहुत जवाब है। आपकी बातों के आप देखें, मेरी बात सुने ना, मैं आपकी बात को कभी नहीं कटता, क्योंकि मैं भी असम्बली का, सारी ज़िंदगी मेरी असम्बली में गुजरी है, आप मेंबर हैं, मुझे आपका बहुत एहतराम है। सवाल सिर्फ ये है कि हमने अपना एहतराम रखना है, हमने उनकी वजह से अपना एहतराम नहीं गुम करना। जी बिल्कुल। अब देखिए, जिस तरह की एक वज़ीर दाखिला जिस तरह की बातें करने के बाद इस मुल्क को जिस मुसीबत में उसने डाला, आज हुकूमत के पल्ले क्या इज्जत रह गई है, आप मान लें ये बात। आप देखिए, मैं आपको सिर्फ एक लिस्ट बताता हूँ जो सामने है। शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी, अब पीटीआई, नदीम अफजल चांद, फरदौस आशिकवान, आज़म मोती, हफीज़ शेख, फवाद चौधरी, फहमीदा मिर्ज़ा, नूरुल हक कादरी, मखदूम खुसरो मुख्तियार, ये सारे लोग तो वही बैठे हैं, ये हमारे से क्या हिसाब मांगते हैं यार? हमें कुछ बातें जो इक़्तिदार में है वो हिसाब मांगते हैं। मेरी बात सुने, जब देखें, जब आधी कैबिनेट इन्होंने ली हुई है, वही जो हमारे साथ थी, पीपल्स पार्टी के साथ थी, ये सारी बातें इलेक्टेबल इन्होंने लिए, सूबे के नाम के वोट इन्होंने लिए। मैं आपसे, मेरे से ये कभी भी कोई, पूरी मेरी
ज़िंदगी में कोई ऐसी लैंग्वेज मैं कभी ना स्पीकर के सामने ना कभी असम्बली में, मैंने तो अपनी लिमिट में बात करनी है, ये मेरे लिए ज़रूरी है। जी। इसलिए मैं समझता हूँ कि तमाम पार्लियामेंटेरियन को इसमें मैं ये जो बात नीलम ने की है वो तो आप ये मैं बताइए ना, आपसे- शाहिद हकान अब्बासी ने जो मेरी स्पीकर बात को कह दिया कि मैं मेरी आपके बात ऊपर सुने, जूता मार दूंगा, मेरी तो वो बात बड़ी मैं जुबान आपको से इस्तेमाल हुई आप मेरी लोगों की बात जानिब सुने, से। मैं आपको बताता हूँ इस पे भी कुछ बात ध्यान ये दीजिएगा ना, आप मैं इसके जुबान के ऊपर हवाले से बात हो रही है अभी। मैं इसके ऊपर आपको पूरा ब्रीफ करता जी हूँ। जी सवाल पैदा होता है कि हमारा जो सिस्टम है पार्लिमानी सिस्टम, जी इसमें यह है कि जब स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन के बाद स्पीकर अपनी पार्टी से रिज़ाइन करते हैं कि अब मेरी पार्टी से कोई वफादारी नहीं, मेरी वफादारी इस हाउस से है और मैंने इंसाफ करने। जब आप राना सनाउल्लाह को 15 मिनट का टाइम देते हैं बोलने का, तो अपने स्पीकर का सबसे पहले तो हुकूमती पार्टी को एहतराम करना चाहिए कि वो कह रहे हैं 15 मिनट दें राना सनाउल्लाह को। राना सनाउल्लाह के खिलाफ जिस तरह का जैली केस एक नेशनल असम्बली के मेंबर के खिलाफ बना के उसके ऊपर हिरवन डाली गई है, क्या ये ठीक है? अगर ये नहीं है, जाली है ये ना, नहीं सबूत है तो पेश फिर करें, निकल देखें जाए। उसने लेना, नहीं, आप मेरी अपने बात क्लीन सुने, चिट क्यों ये नहीं लेते अदालतों से? आप हमें मैं आप उनसे आपसे कहीं जाके सबूत मैं दें। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा का खौफ करें। जी आज अगर 1.5-2 साल बाद या 1.25-2 साल बाद शहबाज शरीफ बेगुनाह और जेल में रहा है और जो राना सनाउल्लाह है वो बेचारा, अगर किसी के ऊपर आप हिरवन इस तरह डाल देते हैं और केस बना देते हैं तो कहते हैं साबित करें। केस क्या हम यहाँ बनाया ना, क्या हुकूमत नहीं, ने मेरी नैब बात को सुने, नैब नहीं को। आप फिर इस तरह की ये बातें देखिए ना, आप ये फिर बात प्लीज करें, इस तरह की आप बातें ना मुझे करें। बताएं, पीडीएम के मैं इजलास में ये आपको सब कुछ डिस्कस नहीं, होता मैं है आपको कि आप लोगों की केसेस आ आप गए हैं, आप देखें, लोग ये डिस्कस करते हैं देखें, क्या? मेरी- आप अवाम को नहीं देखते हैं? मैं ये आपसे पूछना मैं चाह रही हूँ, आपके- 29 अप्रैल को जो इजलास होने जा रहा है आप लोगों का, मैं उस पे क्या आपको लाहे अमल है आप लोगों देखें, का? मेरी बात सुने जी मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो आपने की हैं, मैं जी। आपसे सिर्फ ये कहता हूँ कि आज मुल्क के हालात जब हमसे हुकूमत गई थी वो नहीं है। आज जिस तरह एक सीधी सी बात है, जो हालात होने चाहिए थे, जिनकी तो तवक्को थी, एक नए पाकिस्तान की, एक इंसाफ वाले पाकिस्तान की, एक लिमिटेड किस्म की काबीना की, एक आम आदमी को इंसाफ सस्ता मिलेगा। यहाँ तो करोड़ घर, वो मैं बात ही नहीं करता, और करोड़ नौकरियाँ और 50,000 घर, शहर तो हर कोई बना लेता है। शहर कोई सारे हमारी हुकूमत ने या इमरान खान ने बनाए, शहर लोग खुद वक़्त की ज़रूरत के तहत बनाते हैं। लेकिन मैं आपसे जो आपने बात की है, मैं उसके जवाब में सिर्फ कहते हैं, आपने कहा है शाहिद खान अब्बासी, आप बात सुने। जी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो स्पीकर होता है, स्पीकर के जब वो कुर्सी के ऊपर बैठा होता है, उसके सामने अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों बराबर होते हैं। इसलिए उससे रिज़ाइन पार्लिमानी सिस्टम के तहत वो रिज़ाइन जमा करवा देता है और देना पड़ता है उसे कि अब मैं दोनों को, इस हाउस को ईमानदारी से, ये हलफ देता है कि मैं इस हाउस को ईमानदारी से चलाऊँगा। जब किसी को टाइम नहीं मिलेगा, किसी को, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, जब भी वो खड़ा हो तो कल इमरान खान साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर होंगे तो उनको एक्स प्राइम मिनिस्टर का तो प्रोटोकॉल मिलने, जब वो खड़े हों तो हाउस में स्पीकर को चाहिए कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर है, मैं इसकी बात नहीं, सुनी। आप ये देखें और कि इसकी बात यही बात आपकी मैं ये कोट मेरी कर बात देती हूँ सुनिए। कि जब मैं इमरान आप- खान साहब वोट नहीं। डालने गए तो स्पीकर नहीं खड़ा हुआ था। जब आपकी तरफ से शहबाज शरीफ गए या कोई और डालने गया तब स्पीकर जी खड़े हो गए। अभी आपने कहा कि वो नहीं, एक्स कौन होंगे सा तो कौन सा नहीं, कौन सा अब स्पीकर अभी खड़ा आप होगा? बात अभी नहीं आपसे नहीं, मैं कौन बात करती हूँ, कौन मैं आपको स्पीकर यही खड़ा होगा? बताने लगी हूँ कि जब वोटिंग के टाइम इमरान खान साहब के लिए नहीं वो खड़े हुए थे, वो एक्स जब होंगे नहीं, तब क्यों मेरी नहीं आप लोग इज्जत देंगे? आप मेरी बात सुने। उस जी। वक्त जब वोट जी। डालने गए थे, जी आपको नहीं सबसे पता, उठ के मिले थे आपके बाकियों नहीं से। नहीं मेरी बात सुनिए। जी जी आपको नहीं पता कि उस वक्त इलेक्शन कौन करवा रहा, जी वो इलेक्शन जो इलेक्शन करवा कोई रहा, भी करवाए, इज्जत सबकी एक नहीं। बराबर है ना? देखें, मैं आपको ये कहता हूँ, ये हर आदमी की अपनी मर्जी है। मैं स्पीकर की बात करता हूँ, जी। जिस स्पीकर का और शाहिद खान अब्बासी की बात हुई, जी मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी अब देखें, जिस तरह के अल्फाज, जितने भी अल्फाज मेंबर बोले, कभी स्पीकर ने उनको इस तरह के अल्फाज नहीं बोले जो मैं अगले दिन सुन रहा था डिप्टी स्पीकर की जुबान से। आप कैसे के रद्द-ए-अमल मेरे में आए? सारे एक्शन का नहीं, मैं रद्द-ए-अमल। आपको आप और तरफ बात ना लेके जी, जाएं, जी। बात को उधर रहने दें। मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, ये सारे मेरे साथ स्पीकर भी रहे हैं, जी। MP MNA भी रहे हैं। मैं आज कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं करना चाहता जो ना हो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि स्पीकर ने जब हाउस चलाना है, प्राइम मिनिस्टर ने जब मुल्क चलाना है,
तो उन्होंने ऐसी रवायात लोगों को दिखानी है कि लोग खुद बहुत उनसे सबक सीखें। जी अगर स्पीकर साहब अपने हाउस को नहीं चला सके तो मैं आज भी आपकी वसातत से ये उनको कहता हूं कि हाउस को इस तरीके से चलाएं कि कोई बंदा ये बात ना करे, लोगों को अपना अपना टाइम दे। मैं आपकी वसातत से, टीवी की वसातत से एक पार्लियामेंटेरियम उन तक अपनी पहुंचाना चाहता हूं। और पार्लियामेंट में सब्र से काम लेना चाहिए, अपनी बात करने। आप मेरी बात को कितनी दफा आप टोक चुकी हैं, लेकिन मैं तो गुस्से में नहीं आया। मैं तो फिर भी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरी कि आप सब में बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। बर्दाश्त नहीं, ये बात, ये तो देखें बात, देखें बात नहीं, शायद खाकान अब्बासी को ऐसी बात उनके अंदर भी बर्दाश्त होनी चाहिए। आप जरा मेरा जवाब सुन ले जी। जब जो कुछ किसी को कोई कहेगा तो वो उसका जवाब देगा जी। आप मुझे, ये पिछला दौर था 5 साल का, आपके लोगों को जरा वीडियो निकाल के देखें कि स्पीकर को क्या कहते थे, जरा निकाल के देखें। आज तो उस बात की मैं कहता हूँ, ये अब असेंबली को चलाना, ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। स्पीकर को जो अपना किरदार है इस तरह का होना चाहिए कि सब लोग कहें कि स्पीकर ने अच्छा किरदार अदा किया। आज यहाँ पे स्पीकर के किरदार की बात होगी। आज मेरी बात सवाल करने लगे, मेरा थोड़ा सा ये बात खत्म, अभी देखिए आपने स्पीकर के किरदार के हवाले से समझाया, आपने बताया कि उन्हें अच्छा किरदार निभाना चाहिए। ये बात खत्म करें ना, नहीं ये खत्म हो जाती है, ये खत्म हो जाती है बात, जवाब चाहिए अब आपसे। ये बात खत्म हो जाती है। बात सिर्फ ये है कि हमने ऐसी रवायात कायम रखनी है जिससे हाउस का डेकोरम जो है उसको लोग अच्छा समझे। पूरी दुनिया असेंबलियों को देखती है। मैं तो ये समझता हूँ जिस चीज की गलती है उसे नहीं करनी चाहिए। चलिए छोटे छोटे जवाब, अब मेरे पास टाइम बहुत कम है, जितने जवाब दे मैं दूंगा आप आपको। मुझे बस ये बताएं कि तब्दीली सरकार जो इलेक्शन में एक नया ट्रेंड लेके आ रही है, एक सिस्टम लेके आ रही है, वो चाह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक के जरिए आप लोग वोटिंग कास्ट करें और इसमें धांधली का आंसर नहीं होगा। इस पर आप क्या कहते हैं, क्या ये सिस्टम कामयाब रहेगा? देखिए बात ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि हमें जी, मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ, जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे जी, उस वक्त तक हम सिस्टम चेंज करते रहे, हम सिस्टम को बुरा भला कहते रहे, तो हम यही करेंगे। आज हम असूल परस्ती पे आ जाएं कि मैं इस वक्त मेरे पास जॉब है, मेरे पास कुर्सी है, तो मैं इंसाफ करूंगा, मैं अपने लोगों तक भी इंसाफ पहुंचाऊंगा, मैं मुखालफिन को भी इंसाफ दूंगा। ठीक है, मैं नीलम हयात साहिबा से भी बात खत्म हो जाएगी। मैम आप क्या कहती हैं कि इमरान खान साहब ने ये कोशिश कर रहे हैं कि उस सिस्टम को चेंज करें और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम लेके आए, क्या ये आप लोग की जानिब से कामयाब हो सकेगा आपके दौरे वक्त? इंशाअल्लाह ताला जी ये जरूर कामयाब होगा, क्योंकि इसमें धांधलियां पकड़ी जाएंगी और इसमें जो है वोटिंग जो है वो ईमानदारी से होगी। इसलिए अपोजिशन ने शोर मचाया हुआ, पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया है कि जी ये सिस्टम कामयाब नहीं होगा, लेकिन ये सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक, मैं तो नहीं शोर मचा रहा इस बारे में। कोई नहीं, आप लोगों से मैं और सवालात कर लूं, मेरे पास टाइम कम है। आप ये बताएं तारिक महमूद साहब के शाह महमूद कुरैशी ने जो भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की है कि आप आएँ एक पेज पे बैठ के आबी मसाइल का हल है या फिर कश्मीर के हवाले से है, जो भी इनके हमारे दरमियान पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बिगड़ गए हुए हैं, इसको मुज़ाकरात की पेज पे आके करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात का बार बार भारत को पैगाम भिजवाना सही है? मैं कहता हूँ कि ये जब से इमरान खान साहब अपनी बतौर प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में बैठे उस वक़्त से वो उनको कह रहे हैं जी, लेकिन आप देख लें अमेरिका में भी ये बातें हुई, किस जगह पे ना हुई, उनकी जगह पे पॉजिटिव जवाब आया। ठीक, तो फिर हम कश्मीर भी दे बैठे हैं, आप उनकी मिन्नतें भी करें। ठीक हो गया। मैडम आप क्या कहना चाहेंगी कि इमरान खान, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने भारत को फिर से कहा है कि अमन के तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, आप कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा बयान है जी। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि हर वक्त जो है वो डंडा सोटा ही पकड़ के दूसरे से बात होती है। और जैसे वो पायलट को छोड़ने की बात, वो एक जेस्चर था पाकिस्तान का अपने बारे में कि हम इस तरह भी करते हैं, और वो बड़े पॉजिटिव इफेक्ट किया इंडिया में। इसी तरह जब हमारा शाह महमूद कुरैशी साहब इस तरह का बयान देते हैं तो सारी दुनिया को पता चलता है कि जी वो तो मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि टेबल पर आओ। तो बात ये है कि मोदी की जो एक ही बात है मैं ना मानू वाली, तो ये बयान पाकिस्तान के लिए जाने का ये मतलब नहीं है कि हम उनको खुदा ना खास्ता कश्मीर प्लेट में रख के दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। ये भी एक आप कह लें कि काइंड जेस्चर है पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, कि वो मुँह से कह रहे हैं, खाली ये इंडिया को
पैगाम नहीं जा रहा, ये जी। पूरी दुनिया को पैगाम जा रहा है कि जी पाकिस्तान तो बार बार बुला रहा है जी। मगर ये मैं ना मानूं की पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट सवाल आपसे मियां तारिक महमूद साहब कि मरीम नवाज़ ने कहा कि अपने 5 साल आप लोग मुकम्मल कर लें, और इसके रद्द अमल पे पीपल्स पार्टी की तरफ से जो रद्द अमल आया, उन्होंने कहा कि नून लीग ये बताए कि 5 साल पूरा करने की गारंटी किसने किसको दी है, आप क्या कहेंगे? देखें, हर पार्टी लीडर का अपना अपना बयान होता है। जी। जो मरियम नवाज़ शरीफ ने बात की है वो अपनी जगह पे है, जी लेकिन हर पार्टी की नुमाइंदगी जो उनके नुमाइंदे करते हैं उनका अपना अपना ख्याल होता है। ठीक। हम तो पहले दिन से जो भी ये सिलेक्टेड हुकूमत है हम इसकी टांगें खींचने के लिए तैयार ही नहीं। हम तो कहते हैं ये कारकर्दगी इनकी सामने आ गई। आज जो कारकर्दगी उनकी पिछले 2.5 सालों से है, आज तो लोग 70% लोग आप जी। बाहर निकले, जी। जो सर्वे हुआ है उसमें लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। जी जब अगर 5 साल उन्होंने पूरे किए तो कोई बंदा रह जाएगा। लेकिन सवाल ये होता है आप स्टेट बैंक के साथ क्या हुआ? आज देखिए कश्मीर के बाद स्टेट बैंक के साथ जो हालत हुई, आज तो आपके पास स्टेट बैंक भी नहीं है। जब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था तो उस वक्त कायदे आजम ने स्टेट बैंक की बुनियाद रखी थी, और वो पाकिस्तान का स्टेट बैंक था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का। जी। पाकिस्तान के साथ अगर ये हुकूमत रही, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। ये ठीक है कि हम वक्त देने के लिए तैयार हैं जो मरियम नवाज शरीफ ने कहा है, लेकिन पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं रह रहा। कर्जे बढ़ रहे हैं, वो बैरूनी कर्जे हैं, अंदरूनी कर्जे हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जी। पुलिस फेल है, जी ठीक है। और उसके बाद कारकर्दगी सिफर है। जी। कोई कारकर्दगी देख लें इस हुकूमत के दौर में, किसी किस्म की भी कारकर्दगी जो है इस हुकूमत की नहीं है। ठीक है, नीलम हया साहबा, आप क्या कहेंगी मरीम नवाज के इस बयानी के हवाले से? उन्होंने कहा अगर हम गिराने पे आते तो 2 मिनट में गिरा देते। आप क्या कहते देखें जी, गिराने पर तो वो आए थे, पीडीएम को लेकर चले थे। हैं? जी पीडीएम में आपस में इत्तेफाक न रहा, जी। फूट पड़ गई, कोई बंदा उनके साथ चलने को तैयार तैयार नहीं है। बिल्कुल। गवर्नमेंटें ऐसे नहीं गिरती, जी आपको 4 बंदों को साथ रखना पड़ता है। सही। उनकी कितनी से है जी। ये उनको खुद ही पता चल गया है। सही। तो वो किस तरह अकेली गिराने का, वो ये नहीं है कि वो कहती हैं कि जी हम नहीं गिराएंगे, इसलिए क्योंकि गिराने वाला उनके साथ खड़ा होने को तैयार ही नहीं। सही, बिल्कुल। जी नाजरीन, आपने मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जाने, इसी के साथ मुझे इजाज़त दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।